6.1.1 we will study about the scalar product. We will study about the scalar product. Okay, we will discuss about the scalar product. So this is our topic of discussion now, the scalar product of the two vectors. So हम कुछ पास्ट में जितना हमने पढ़ा है उसके अनुसार हम चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा है कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसमें कुछ नाम है जैसे डिस्टेंस हुआ, इसके बारे में आपने पढ़ा है। डिस्टेंस के साथ इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और यहाँ यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बात करें तो ये टर्म डिस्टेंस से बन जाती है डिस्प्लेसमेंट। ओके, यदि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो बन जाएगी स्पीड। ओके, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड करें तो बन जाएगी वेलोसिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। वेलोसिटी को यदि टाइम से डिवाइड करें तो बन जाएगा एक्सेलरेशन। So when velocity change with time, this is acceleration. एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करें तो ये फोर्स बन जाएगा, और फोर्स का जो रिलेशन होता है वो चेंज इन मोमेंटम से होता है। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो अभी तक आपने पढ़ रखी है। इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो वेक्टर्स हैं और कुछ ऐसी हैं जो स्केलर हैं। देखिए, अब जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब स्केलर को स्केलर से डिवाइड किया, टाइम से डिवाइड किया तो स्केलर ही आएगा। ओके, दो क्वांटिटीज़ इसके बीच में स्केलर है, और जो बाकी क्वांटिटीज़ आपके पास है, रिमेनिंग क्वांटिटीज़ बची, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल हमारे पास ये है कि हम यहाँ सीखना ये चाहते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई द स्केलर। सो हम स्केलर को, सॉरी वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्वांटिटीज़ हुई स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सो वी हैव हियर द स्केलर क्वांटिटीज़, scalars, we have here scalars, and we have here vectors. Okay, so this is what we have to study about the vectors now. अब हम देखते हैं कि how to multiply the vectors. Our next area of discussion is how to multiply the vectors. Okay, how to multiply the vectors. So question is now how to multiply vectors. अब vectors को हम multiply कैसे करेंगे? Okay, so there are two ways to multiply. The vectors, and this is the one way. One way is just to find the scalar product, and another way is to find the vector product. So the scalar, one way to multiply the vector is to find the scalar product. इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसका जो अनदर नेम रहेगा उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, इसको डॉट प्रोडक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसमें हम बोलते हैं इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट। दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ आप देखिए कि इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, यही आपको अब सीखना है। और इस चैप्टर में हमारी जो फिज़िक्स हम पढ़ेंगे उसको सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की ही ज़रूरत है। जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। पर आपको इतना ज़रूर सीख लेना है कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम इसको इसलिए बोलते हैं कि यदि आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है वो बी वेक्टर है, तो जब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं ए वेक्टर, और यहाँ डॉट लगा देते हैं, और बी वेक्टर। तो एक आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो गया कि इसको हम डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ से भी सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आपके पास एक है ए वेक्टर और दूसरा है आपके पास बी वेक्टर,
यदि आप इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके, सो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। पर इसके दो नाम हैं, तो इसका मतलब यदि जो दूसरे नाम का मीनिंग है कुछ, तो पहले नाम का भी ज़रूर होना चाहिए। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है, अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। देखिए, आपके पास आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, तो जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं तो वेक्टर में दो इन्फॉर्मेशंस होती है। आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दो इन्फॉर्मेशंस हैं, एक मैग्नीट्यूड है, वन पार्ट इज़ द मैग्नीट्यूड, प्लस सेकेंड पार्ट जो है वो डायरेक्शन है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में ये दो जानकारियाँ होती है। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे या हम इसका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, then we'll take the scalar product of these two vectors। जब हम इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, इट विल हैव मैग्नीट्यूड, ओके, बट गुणा करने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले उसमें एक डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन थी, प्लस इसमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी, नो डायरेक्शन, आपके पास डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब जो आपका आंसर होगा वो सिर्फ स्केलर की फॉर्म में होगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और प्लस नो डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर है वो स्केलर की फॉर्म में आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए इसका नाम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी है, इट हैज़ द नेम लाइक द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ओके। सो ये चीज़ें आपको, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे फिज़िकल मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें अब रटनी नहीं है, आपको चीज़ें समझनी है कि ये सब चीज़ें क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या जानकारी इससे मिलती है। सो इस पार्ट के साथ हमने आगे चलना है। हम यदि करें तो जैसे स्केलर प्रोडक्ट का अपने मीनिंग समझने की जब हमने कोशिश करनी है, फॉर एग्जांपल के ये देखिए, हम एक डायग्राम बनाते हैं। आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, और नो कलर ऑफ द पेन शुड बी लाइक दिस इज विजिबल इन अ गुड सेंस। ये आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ओके। और जो दूसरा वेक्टर है वो है कुछ इस तरीके से बी वेक्टर। सो इसको हम लिखें कि ये आ गया आपके पास ए वेक्टर। आपको स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग समझने की कोशिश करनी है, और ये है आपके पास बी वेक्टर। ये हम एरो मार्क कर देते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ये दोनों वेक्टर ए और बी एक दूसरे के साथ किसी एंगल थीटा के साथ अरेंज है, क्लियर। अब आपको यदि निकालना, आई मीन ए वेक्टर मैं ऐसे ऐसे लिखूं, ये आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ए वेक्टर, इसको मैं लिखूं, इसका आंसर आता है ए बी कॉस थीटा, ओके। अब इस आंसर को कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप, ए और बी कॉस थीटा, ये देखो ए और बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। और दूसरे एंड पर इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी और इंटू बी। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी, ऐसे भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ए भी अब स्केलर क्वांटिटी है, बी भी स्केलर क्वांटिटी है और कॉस थीटा भी स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें आप प्रैक्टिकली रफ वर्क में आप देख लें कि हम स्केलर को जब मल्टीप्लाई करें, 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उत्तर 12 आएगा। फिर मैं दूसरे एंड पर करूं कि जैसे अब मैंने 3 को पहले ले लिया, फिर 4 को ले लिया, फिर 1 को ले लिया, उत्तर तब भी 12 आएगा। 1 को लिया, फिर 3 को लिया, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया, उत्तर तब भी 12 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्केलर को मल्टीप्लिकेशन में उसकी जो पोजीशन होती है उसको रिप्लेस करते हैं तो आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस मीन्स दैट ए डॉट बी को आप ऐसे ले सकते हैं, ए इंटू बी कॉसिटा और ए कॉसिटा इंटू बी। पर इसका जो मीनिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो एंगल है, एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा एग्जिस्ट बिटवीन
दिस एंगल थीटा एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, ये ए और बी के बीच में एंगल एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दिस एंगल एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो अब हमने समझना है कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। यदि हम ए डॉट बी कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या जानकारी मिलती है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इसका मतलब हमें जैसे पहले ऐसे लिखते हैं कि मेरे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैंने ऐसे लिख दिया। इसको मैंने खोला तो मैंने लिखा ए को मैंने ऐसे रहने दिया और ब्रैकेट में इसको मैंने लिख दिया बी कॉस थीटा, राइट। बी कॉस थीटा का मतलब है कि कितना पार्ट ऑफ बी है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज द पार्ट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द पार्ट ऑफ वन वेक्टर, द पार्ट ऑफ वन वेक्टर in the direction of another vector। अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि आप कैसे समझेंगे। देखिए हमने क्या करना है, ए वेक्टर को हम वैसे ही रहने देंगे। आप इसको समझना है तो अच्छे तरीके से तो आप समझिए, ये आपके ऊपर है। मैं एक ये डायग्राम बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास है, ये ए वेक्टर है, ओके, और ये वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है। मैं शुरू में पहले इसको ऐसे रखता हूँ कि ये बी वेक्टर है, ध्यान से समझना है। और ए वेक्टर को मैंने इसी ऊपर के डायग्राम को मैंने ऐसे रख दिया, क्योंकि ये दो वेक्टर हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया ए वेक्टर और ये आपके पास आ गया कोई बी वेक्टर। क्लियर हो गया। अब यदि आप मान लो एक टॉर्च यहाँ जलाते हैं और इस टॉर्च से आप इसके ऊपर एक प्रकाश डालते हैं, तो ये प्रकाश सीधा ऐसे गुजर जाएगा और कोई भी इसकी जो शेडो होगी वो ए पर नहीं पड़ेगी। फिर आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेज में आप इसको आ, हम अलग कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आप जो बी वेक्टर है, अब आप क्या करेंगे, जो बी वेक्टर है उसको एक एंगल के आप अरेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज 60 डिग्री। आप इसको इस एंगल पर ले आइए, इस एंगल पर ले आए। अब आपका जो वेक्टर बी है वो कुछ इस तरीके से आ गया। योर वेक्टर बी इज नाउ अलोंग दिस डायरेक्शन। अब यहाँ है, अब इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब ए वेक्टर को आपने यहीं रहने देना है। यू विल पुट ए वेक्टर एंड द सेम पोजीशन लाइक दिस। मैं इसी का एग्जांपल जो है वो सर्कल में दे रहा हूँ। अब यहाँ से आप 90 डिग्री प्लॉट कर लीजिए, जैसे प्रोजेक्शन निकालिए आप इसका। यहाँ से प्रोजेक्ट करिए आप एक लाइन नीचे की ओर, ओके। अब जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का यदि मैं यहाँ लिखूँ 60 डिग्री, अब ध्यान से समझना है। फॉर एग्जांपल ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कोई 10 यूनिट है, ओके, और बी का भी कोई मैग्नीट्यूड जो है कोई इस वेक्टर का 10 यूनिट है। अब यहाँ देखिए, यदि मैं इस बी वेक्टर को 60 डिग्री के ऊपर अरेंज करता हूँ तो ये इसका कितना पार्ट जो है इस डायरेक्शन में है, इसको मैं लिखूँगा बी वेक्टर अलोंग ए, और ए वेक्टर जो इस डायरेक्शन में आगे ऑलरेडी है। सो बी वेक्टर अलोंग ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो आपका डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। यहाँ ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, ओके। ये ए वेक्टर आगे तक है, इतने वाले पार्ट तक क्या है, बी ए, पार्ट ऑफ बी अलोंग ए, और आगे वाले पार्ट तक ये सारा ए है। इसको यदि आपने निकालना हो तो एंगल वाले जो के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और ये बेस होती है। तो बी ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा दिस इज बी कॉस थीटा, राइट। अब आपने कॉस थीटा कितना लिया है, जो बी है वो 10 यूनिट है और कॉस 60 डिग्री, ये आ गया कॉस 60 डिग्री। अब आपको समझ आ जाएगा 10 है वो यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये 10 यूनिट है,
पर जब आप उसको यहाँ लेके आते हैं तो उसका कितना पार्ट जो है वो ए की लाइन के ऊपर है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा cos 1/6 डिग्री 1/2 5 यूनिट। So out of 10 the part of B which is along the direction of A is only 5 यूनिट। फिर आप अगले स्टेप में करिए। अगले स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि हम इसका जो कुछ पार्ट है इसका एंगल चेंज कर देते हैं, फिर आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब आप इस वेक्टर को यहाँ ले गए इस पॉइंट के ऊपर, ओके। इस पॉइंट पर ले जाने के बाद आप क्या देखेंगे, इस पॉइंट पर ले जाने के बाद आपका जो वेक्टर है वो यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, यू आर रोटेटिंग इट लाइक दिस, ओके, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अब यहाँ से फिर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। यदि आप अब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वेक्टर की ज़्यादा परछाई जो है वो ए की डायरेक्शन में है। तो इस केस में आप देखिए ज़रा बी ए कितना होगा। इन दिस केस द पार्ट ऑफ ए, in this case the part of B along A, that is BA, it is equal to B cos थीटा। अब मैंने जो थीटा है हेयर, थीटा जो है मैंने 45 डिग्री कर दिया है, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री। अब देखना जरा, मैग्नीट्यूड मैंने B का लिया हुआ 10 इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर B का मैग्नीट्यूड 10 है। अब कितना पार्ट इसका A की डायरेक्शन में है, ये देखिए आप, ये आ जाएगा cos 45 डिग्री। So cos 45 degree is 1 by under root 2. So that is 1 by under root 2. So this is 10 upon under root 2 is 1.41. So this is 1000 upon 141. तो इसका जो आंसर आएगा इट इज नियरली 70, कैलकुलेटर से करते हैं, दिस इज 1000 ओवर 141, so this is equal to 71%, means it is 7.1। ये आ जाएगा, it is 7.0909। देखो 7 में से 10 में से, सॉरी 10 में से इसका जो नियरली 10 है ना टोटल इसका वैल्यू, 10 यूनिट इसकी वैल्यू है। तो इसका जो 7.09 मीन 7.1 नियरली वो ए की डायरेक्शन में है, ये समझना आपने। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यदि ए एंगल 0 डिग्री हो जाता है, इफ इट विल बिकम 0 डिग्री, तो सारे का सारा वेक्टर जो उसका प्रोजेक्शन जो ए के ऊपर हो जाएगा, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। This is the meaning of physical meaning of the dot product. The dot product is the part of one vector to represent the part of one vector in the direction of the another vector. So okay, so you can do in a reverse way also, B dot A. So यदि हम ऐसा करें B dot A, जो B vector dot A vector होगा वो आ जाएगा B वैसे ही रहेगा और ये इसका प्रोजेक्शन वाला पार्ट हो जाएगा A cos theta. Okay. So then we will move our discussions to the next level now. So we'll go to the another page. This is so now we will move to the another page that we have to show that scalar product follows the commutative law. The scalar product follow commutative law. The scalar product follow commutative law. Scalar product follow commutative law. सो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए, क्या वो आपको पता है, ये सवाल। तो आपको स्केलर प्रोडक्ट का मतलब पता चल गया। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर एक स्केलर की फॉर्म में आए, मतलब उसमें डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, उसका हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। गुणा करना है हमने इसमें।
कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि कम्यूट को समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले कि कम्यूट का मतलब क्या होता है। कम्यूट का मतलब ये होता है कि एक को जगह रिप्लेस कर देनी है आपने, ऑर्डर आपने चेंज कर देना है। कम्यूट का मतलब है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास दो बच्चे हैं, वो ऐसे क्लास में बैठे हैं, उनकी एक की पोजीशन बैठने की है और एक की पोजीशन ये है। ओके, सो यहाँ जो बच्चा बैठा है ए और यहाँ बी। सो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, जब ये बच्चे अपनी पोजीशन रिप्लेस कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जो ए है वो बी की जगह चला आता है और जो बी है वो ए की जगह चला आता है। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ, यदि ए बी की ओर जगह चला है, बी ए की जगह चला जाए और आप उसमें डिफरेंस ना क्रिएट कर सकें, इसका मतलब कि ये कम्यूट हो गया है और ये एक जैसा लगे, देन पहले तो आप ये समझें कि कम्यूट का मतलब क्या होता है, एक दूसरी जगह बैठ जाए, दूसरा पहले की जगह बैठ जाए, कुर्सियाँ बदल लें वो अपनी। ओके, सो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है उसको हम यहाँ चर्चा करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि ए डॉट बी, ओके, इसका मतलब है कि ए को आप बी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है, फिर बी को पहले ले लें, फिर ए से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर बराबर आता है। तो इसका हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि किस तरीके से आपने इसको समझना है। कि सी हम इस पहले डायग्राम बनाते हैं, इसका मैथमेटिक्स करके आपको अच्छा तरीके से समझ आएगा। आपको हर चीज़ मैथमेटिक्स से समझनी है, आधारभूत तरीके से समझनी है। ये देखिए आपके पास इस तरीके की सिचुएशन है और यहाँ आप देखें कि दिस पार्ट इज़ ए वेक्टर and this part is b vector, right? Now what does a dot b means? a से b की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप एंगल को मेजर करिए, सो ये आ जाएगा a से b, यू विल फाइंड a डॉट b। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, a b cos theta। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ इन द सेकेंड पार्ट, नाउ b डॉट a मीन्स, अब आप b डॉट a का मीनिंग निकालते हैं जरा। बी डॉट ए में आप देखिए ये आपका डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरीके से और जो दूसरा वेक्टर है वो हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। आपको मल्टीप्लाई ही करना है ना। ये देखिए अब इनके बीच का जो एंगल होगा अब बी डॉट ए करेंगे, बी पहले और ए बाद में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नाउ दिस एंगल इज नाउ 360 डिग्री माइनस थीटा। Okay, this is what the b dot a is. So I will write this is b dot a. Okay, so solve it. This is b a and cos, this is 360 degree minus theta. So you know that cos 360 degree minus theta is cos 360 degree minus theta is cos theta only. You have studied it in the lower classes. So this is BA cos theta. Okay, this is equation number 2. You know that B is now a scalar quantity, A is now a scalar quantity and cos theta is also scalar quantity. और यदि स्केलर का जब हम गुणा करते हैं, मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया है कि जैसे आप स्केलर क्वांटिटी ले लीजिए 3 गुणा 2 गुणा 1, उत्तर कितना आएगा 6। 1 गुणा 2 गुणा 3, उत्तर कितना आएगा 6। 1 गुणा 3 गुणा 2, उत्तर कितना आएगा 6। तो आप यदि इनको कम्यूट कर देते हैं, इनकी जो ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तभी स्केलर्स में आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यदि बी भी स्केलर है, ए भी स्केलर है, कॉस थीटा भी स्केलर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए बी कॉस थीटा ही है। इक्वेशन नंबर आप इसको थर्ड कह दीजिए। अब आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, from here you can write from equation 1 and equation 3 we have, from equation 1 and 3 we have a dot b is equal to b dot a. So this is all what we can say about this law, that
dot product of the two vectors follow the commutative law. So अब हम बिना प्रूफ किए आपको आगे ले चलते हैं. The scalar product is distributive. This is it also follow distributive law. So this also follow distributive law. Also follow distributive law. So according to the distributive law, so distributive law means distributive law means if you have a vector a vector dot b vector plus c vector is equal to a vector dot b vector plus a vector dot c vector. So this is a distributive law of the dot product of two vectors. Clear? So then we will now go for the for unit vectors I, j and k. We have for unit vectors I, j and k. तो पहले आपको यूनिट वेक्टर समझना होगा. यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं और जो सिर्फ डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है. सो उसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी. वो प्रॉपर्टीज़ ये रहेंगे कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 एंड I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I is equal to 0. तो हम इसमें सॉल्व करते हैं आपके साथ कि ऐसा क्यों होता है. आप इसको बड़े आराम से समझ जाएंगे. अभी हमने किया जो प्रॉपर्टी वो हम यहाँ लिख देते हैं कि यूजिंग, इसको हम यूज़ करते हैं कि जब हम a डॉट b, दो वेक्टर हैं आपके पास, तो उनका आंसर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच में एंगल कितना है. ओके, cos थीटा. अब आप यहाँ देखें कि यदि आई डॉट आई है, दो वेक्टर्स हैं, तो उसका डायग्राम तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए. ये देखिए आपके पास एक और ये दो हो गया और ये हो गया 3. राइट. सो ये आपके पास हो जाएगा x, ये हो गया y और ये हो गया z. मीन्स x डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट करेंगे i कैप से और इसको j कैप से और इसको k कैप से. अब आप कलर चेंज कर लीजिए. अब दोबारा फिर से आप एक और सिस्टम बनाइए जो सिस्टम इसके बिल्कुल पैरेलल होगा. 1 और इसके बिल्कुल पैरेलल हम बना देंगे सेकेंड और इसके पैरेलल हम बना देते हैं थर्ड. राइट. अब देखिए आपने क्या किया कि अब ये भी ये आई कैप होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आई कैप हो गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया. So when you will take the dot product of these two parallel vectors, then both are in the same direction. ये प्राइम ले लीजिए आप इसको. This is by prime and this is some z prime. So now this is the dot product of these two vectors. So both I and I prime both are in the same direction. और same भी हो सकता है ये. J and J are in the same direction. The angle between the two parallel vector is 0. तो यहाँ आप लगा दीजिए. यदि आपके पास होता है I unit vector into I, तो magnitude of I is 1 into magnitude of I is 1 and this is cos 0 degree because both of these are parallel vectors. So angle between the two is 0. So cos 0 is 1. So ये आंसर आ जाएगा
1। इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। अब यहाँ देख लीजिए के और के के बीच में ये भी पैरेलल है और जे भी पैरेलल है, यहाँ आप देख सकते हो। सो इनके बीच में भी एंगल क्या रहेगा, 0। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड जे आर 1 and this is cos of 0 degree. So this answer is once again 1, right? So now this the question arises from here, I dot j हो, j dot k हो, k dot I हो, तो यहाँ आप देख सकते हैं I would like to select another feature from here. So this is I, this is j and this is k. Now see I और j के बीच में जो एंगल है this is 90 डिग्री और I और k के बीच में जो एंगल है this is 90 डिग्री एंड j और k के बीच में जो एंगल है this is 90 डिग्री। तो इसको आप चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कर लीजिए, इसको किसी एक एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ कहूँ कि I डॉट j, अब इसमें a की जगह क्या है I और b की जगह क्या है, b की जगह क्या है j, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I क्या हुआ, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम लिख दें यहाँ 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये देखिए सामने दिख रहा है आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री। ओके, तो आप ये देखते हैं, आप ये जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 0 होता है, दिस इज 1 क्रॉस 0, सो नेट आंसर इज 0। ओके, इसी तरीके से आप जे और के को कर सकते हैं, जे डॉट के मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के 1 इंटू जे और के बीच में एंगल देखिए, जे और के के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये कॉस 90 डिग्री आ जाएगा, वो आएगा 1 क्रॉस 0, नेट आंसर इज 0। फिर आप तीसरा कर सकते हैं के डॉट आई, मैग्नीट्यूड ऑफ के इज़ 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज़ 1 और एंगल बिटवीन दिस के एंड आई इज़ 90 डिग्री, तो आ जाएगा आपके पास 1 क्रॉस 0, इट इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द वे टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर्स। सो ये इसका मीनिंग है। This is all about the multiplication of the unit vectors, right? Discuss about the scalar product of two vectors. It's a scalar product, or we can say dot product of two vectors. This is now dot product of two vectors in terms of their components. Okay, in terms of their rectangular components. In terms of their rectangular components. Scalar product of two vectors in terms of their rectangular component, right? So this is our topic of discussion now. And then see, हम एक वेक्टर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए। हम रिकॉल करते हैं इसको कि ये देखिए आपके पास एक ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ओके, so this is the third component of this vector, and then this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Okay, so there is some vector, one vector, a vector, right? This is a vector, this is a vector. Okay, so this part is ax I cap, this part is a y j cap, and this part is a z k cap. So this is what ax of I cap, the component of a along x-axis, a by j cap is the component of a along y-axis, and a z k cap is the component of a along z-axis, right? So इसी तरीके से आप b वेक्टर, c वेक्टर, बटाबर जितने भी आप वेक्टर लेते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। हम ऐसा लिखें कि यदि हमारे पास यदि ये वेक्टर a है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा a वेक्टर। ओके,
सो ए वेक्टर का द पार्ट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, द पार्ट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस and the part of A along z axis, right? This is equation number 1. Now if in place of A, if you have B vector, then how to write this? So this is what B vector is. तो B vector को हम कैसे लिखेंगे? देखिए B vector is, इसको पढ़ना कैसे? The part of B vector along I cap x axis, the part of B vector along j cap and part of B along z axis k cap, राइट। अब आप करेंगे कि यदि हम इसका लेते हैं द स्केलर प्रोडक्ट इज, द स्केलर प्रोडक्ट इज, द स्केलर प्रोडक्ट इज, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? अब देखिए जरा, अब हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। आप ए की वैल्यू जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा ए एक्स आई कैप, दिस इज ए बाई जे कैप एंड दिस इज ए जेड के कैप, राइट। और बी वेक्टर की जगह पुट कर दीजिए बी एक्स आई कैप एंड देन बी बाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, दिस विल बी लाइक दिस। इसमें आपको क्या यूज़ करना है? इसमें आपको ये यूज़ करना है कि जब आप आई को आई से गुणा करेंगे, जे को जे से गुणा करेंगे और के से के को गुणा करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और यदि आई डॉट जे करेंगे, जे डॉट के करेंगे और के को आई से गुणा करेंगे तो आंसर आपने 0 लिखना है। ओके, इस प्रॉपर्टी को आपने यहाँ इस्तेमाल करना है। अब हम करते हैं कि हमारे पास आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसको करेंगे कैसे? पहले आप ए एक्स ऑफ आई कैप को बी एक्स ऑफ आई के साथ कैप से गुणा करेंगे, फिर आप इसको बी बाई जे कैप से गुणा करेंगे, फिर आप इसको बी जेड के कैप से गुणा करेंगे। तो देखिए पहले आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, और आगे आएगा आई को जब आप आई से गुणा करेंगे तो आप यहाँ इंटू 1 लिख देंगे प्लस, आगे चलते हैं ए एक्स को हम बी वाई से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। डायरेक्शन में यहाँ आई कैप को जे कैप से गुणा करेंगे तो आई और जे जो है इसकी जगह 0 आ जाएगा, आप इसको इंटू 0 लिख सकते हैं प्लस, फिर मैग्नीट्यूड है ए एक्स यहाँ से और बी जेड यहाँ से, ओके। और आगे आई को जब के से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ आप ले सकते हैं 0, राइट, प्लस। अब आप अगले पार्ट में चलिए, पेंसिल का कलर बदल लेते हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। देखिए अब करेंगे हम ए बाई को, सबसे पहले वो बी एक्स से गुणा होगा, फिर ये ए बाई बी वाई से गुणा होगा, फिर जो ए बाई है वो बी जेड से गुणा होगा। करिए ज़रा। सो ये आपके पास आ जाएगा दूसरे पार्ट में मैग्नीट्यूड जो है वो ए बाई, और यहाँ मैग्नीट्यूड है बी एक्स और जे डॉट आई, देखिए आई डॉट जे, जे डॉट आई, ये 0 हो जाएगा प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ आएगी। दूसरी बात है, दूसरी बार आएगा ए बाई और बी बाई, और यहाँ आएगा जे, जे से मल्टीप्लाई होगा, जे इंटू जे इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 लिख दें प्लस ए बाई बी जेड से गुणा होगा, मैग्नीट्यूड लिख दीजिए पहले ए बाई बी जेड, और जे जब के से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0 प्लस। अगले केस में हम ए बी इसको करते हैं कि ये कलर चूज कर लेते हैं। अब होगा आपके पास ए जेड बी एक्स से, ए जेड बी वाई से और ए जेड बी जेड से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले केस में रख दीजिए, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ए जेड जो है वो बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा और के डॉट आई इज इक्वल टू 0 इंटू 0 प्लस, अगले पार्ट में आएगा ए जेड बी वाई से मल्टीप्लाई होगा, ए जेड
बी वाई से मल्टीप्लाई होगा, ए तो आएगा आपके पास के डॉट जे इज इक्वल टू 0 प्लस तीसरे केस में ए जेड जो है बी जेड से मल्टीप्लाई होगा, तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे आ जाएगा ए जेड बी जेड और के डॉट के इज इक्वल टू 1। सो जरा आप गौर से देखें तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से तो बचेगा ए एक्स बी एक्स, इस पार्ट से बचेगा 0, ये पार्ट 0 है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं, ये पार्ट भी 0 है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं, प्लस अगले वाले पार्ट में चले तो इस पार्ट में ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट बचेगा, तो इसको मैं लिख दूँ अब ए बाई और बी बाई प्लस, अब इस पार्ट में चले ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा और ओनली दिस पार्ट विल सर्वाइव एंड दिस पार्ट इज नाउ इक्वल टू ए जेड एंड बी जेड। सो दिस इज द वे टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ आपके साथ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण आपके लिए दे देता हूँ। ये देखिए आपको लिखा ए वेक्टर, उसको मैं लिख दूँ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया ए वेक्टर। बी वेक्टर की जगह आप लिख लीजिए जस्ट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब इस सवाल में यदि आपने a डॉट बी निकालना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड a डॉट बी, तो आपने ax को bx से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना सीधा, यहाँ 3 दूना 6 प्लस फिर a बाई को b बाई से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 गुणा 5 10 और फिर ए जेड बी जेड सीधा मल्टीप्लाई, ऐसे देखिए 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। आंसर इज 10 और 6 16 और 16 और 6 22। गौर से देखिए आपने, ये अब क्या है, आंसर स्केलर में है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ वेक्टर है, ए के बीच में वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप, पर आंसर में कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। सो एज द केस इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट, राइट। ये अब आपको क्लियर हो गया बात, जैसे एग्जाम्पल से आप कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि यदि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज, यदि हमारा सवाल कुछ ऐसा होता है कि हमने किया, यदि आपके पास आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसका आंसर तो हमने लिख दिया ए एक्स बी एक्स आया प्लस ए बाई बी बाई आया प्लस ए जेड बी जेड आया, राइट। अच्छा, यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें तो क्या आएगा, ये भी सवाल है। इसका मतलब बी एक्स की जगह अब ए एक्स आ जाएगा, यहाँ आएगा ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस ए बाई इंटू ए बाई प्लस ए जेड इंटू ए जेड, ये क्या बन जाएगा, ए डॉट ए, ये आ जाएगा ए डॉट ए, आप करें ए डॉट ए, पैरेलल वेक्टर हो गए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए और कॉस 0 डिग्री, सो दिस विल बिकम ओनली ए स्क्वायर। तो इस पार्ट को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर और ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ए बाई के बीच में भी एंगल जो है 0 डिग्री होगा और 2 ए जेड के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, तो ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। देखिए जरा गौर से, इसका मीनिंग क्या है, आपके पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ओके, उसको हम लिख देंगे ए एक्स आई कैप और ए बाई जे कैप और ए जेड के कैप। देखिए इसमें डायरेक्शन की बात है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, पर इस पार्ट में अब डायरेक्शन नहीं है, ना आई कैप है ना जे कैप है ना के कैप है। इसका मतलब क्या है, यदि आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकल जाएगा, राइट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ओनली, राइट। सो देन वी कैन से
that A dot B. Now the dot product of two perpendicular vectors. So अब हम करते हैं आगे dot product of two perpendicular vectors. Next part is dot product of two perpendicular vectors. दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सो विल स्टार्ट विद, यदि आपके पास मान लो एक वेक्टर है ऐसे, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, राइट? तो ये इसको आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए बी cos theta. So here theta is equal to 90 degree. If the vectors are perpendicular, then you can write this is equal to a b cos 90 degree, and then cos 90 degree is equal to 0. So this means that dot product of these two perpendicular vector is equal to 0, right? Dot product of two perpendicular vectors is equal to 0. So a beautiful problem is given in NCERT book to explain the few more important things. So we will shift to another part of the text. अब हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6.1. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6.1. दिस एग्जाम्पल इज फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स. आपके पास दिया हुआ है, फोर्स आपके पास गिवन है. आप एनसीईआरटी की किताब लें और वहाँ एग्जाम्पल का स्टेटमेंट देख लें. फोर्स आपके पास दिया है 3i कैप, दिस इज प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ओके, एंड इतने यूनिट है. आप न्यूटन भी ले सकते हैं और कोई भी आप यूनिट ले सकते हैं, जो भी फोर्स के लिए यूनिट है. और जो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो है 5i कैप और प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, राइट? इसका यूनिट सेंटीमीटर ले लीजिए, मीटर ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है. SI ले लीजिए, CGS ले लीजिए. इसके लिए हम किसी पर्टिकुलर यूनिट का इस्तेमाल ना करने की जगह जो भी रेलेवेंट यूनिट है उसकी जगह यूनिट ही लिख देते हैं. हमें पूछा गया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन D. हमने क्या निकालना है? प्रोजेक्शन निकालना है. प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D, राइट? सो हमने प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, the solution of the problem will go like this. देखिए हमारे पास आएगा, यदि आप निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, F डॉट D इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड विदाउट वेक्टर ना, इट इज F D एंड द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन F एंड D. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है? अब इसको आप निकालिए. F डॉट D सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं. F वेक्टर डॉट D वेक्टर, F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ओके. यहाँ लिखिए, आपके पास आ जाएगा F वेक्टर डॉट D वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसमें I और I के साथ मल्टीप्लाई होगा, J के साथ होगा, K के साथ होगा. तो 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15. 15 के साथ 15 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 16 यूनिट्स. और इसमें हमने यूज़ क्या किया है? यूजिंग, जब हमने गुणा की तो क्या ध्यान रखा? I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू 1 एंड I डॉट J
इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई ऑल आर इक्वल टू 0। इस कंसेप्ट का हमने यहाँ इस्तेमाल किया। ओके, अगला स्टेप है हमारे पास कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यू हैव टू नो अबाउट इट। आपको निकालना है प्रोजेक्शन, दैट इज कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज, यहाँ कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी। सो आपने एफ डॉट डी निकाल लिया, दैट इज 16 यूनिट्स, दैट इज 16 यूनिट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकालना है, तो मैग्नीट्यूड एफ निकालने के लिए हमने आपके लिए फार्मूला अभी डिस्कस किया था। मैग्नीट्यूड जब आपने किसी वेक्टर का निकालना होता है तो उसका तरीका ये होता है, यदि ए का निकालना हो तो ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र प्लस ए जेड स्क्र होगा। तो यदि आपने यहाँ एफ का निकालना है तो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र प्लस एफ जेड स्क्र। और यदि मान लो आपने डी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसी के अकॉर्डिंग ये भी इसी फार्मूले से बना और ये भी इसी फार्मूले से बन जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए इसकी जगह, ये होना चाहिए डी एक्स स्क्र डी वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। तो यहाँ निकालिए ज़रा इस पार्ट को, इस पार्ट को। सो जो एफ होगा, ऐसे इसको लिखने का एक तरीका ये भी होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स क्या है, ये वाला पार्ट है। ओके, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। सो दिस इज अंडर रूट 50। ओके यूनिट्स। इसी तरीके से आप डी निकालिए और उसको आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लिख लेना आपने। ये डी एक्स का स्क्वायर होगा, तो डी एक्स का स्क्वायर होगा ये वाला पार्ट, डी वाई का स्क्वायर होगा ये वाला पार्ट, और डी जेड का जो स्क्वायर होगा वो होगा ये वाला पार्ट। तो आप कर दीजिए, पहले आएगा डी एक्स का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस 9। दिस इज वंस अगेन 50 units. So now if you have to find the projection, just substitute here. This is equation number 1 and this is equation number 2. No, this is equation number 2, this is equation number 3, this is equation number 4, this is equation number 5. Using all these equations in equation number 3, but you will have cos theta is equal to f dot d is equal to 16. F dot d is equal to 16, right? This looks good. F dot d is 16 divided by under root 50 into under root 50. So this is a 16 upon 50. This is a 0.32. So यदि आपने थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.32. So this is the final answer of the question. So with this I will close the video, and in the next video we will discuss about the article 6.2, the notion of work and kinetic energy. Okay.